अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज हम इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जूनियर इंजीनियर का जो 2019 का जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ये पेपर बेसिकली 13 अक्टूबर 2019 को कंडक्ट हुआ है। इस पेपर के दो पार्ट हैं, जनरल पार्ट और टेक्निकल पार्ट। जनरल पार्ट के अंदर हम इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जो टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर हम सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल पार्ट जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइम द सलात इज़ मेंशन इन द होली कुरान। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि जो जो नमाज का जो जिक्र है कितनी बार ये कुरान पाक में आया है। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर है 700 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो फेडरल मिनिस्टर कौन है। तो इसमें आता है आज़म खान सवाती। तो अभी शायद ये चेंज हो चुका हो, तो आप इसे देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द बेसिक ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामिक आइडियालॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज एजाज शाह, लेकिन अभी ये शायद चेंज हो चुका है, तो ये आप देख लें। विच डेजर्ट इज सिचुएटेड इन बावलपुर। तो बावलपुर में जो डेजर्ट है उसे तुलिस्तान डेजर्ट कहते हैं। द फर्स्ट ओथ टेकन बाय द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इसका जो आंसर बनता है 14 अगस्त 1947 हैज़ द गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की ऑफ ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल इन एमएस। तो शॉर्टकट की जो है, जो एमएस ऑफिस में जो शॉर्टकट की है तो फाइल को ओपन कर लिए कंट्रोल के लिए, तो कंट्रोल प्लस वो करेंगे तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इन एमएस वर्ड हाउ इन इनकरेक्ट स्पेलिंग इज करेक्टेड बाय। तो हमारे पास जो ऑप्शन है तो ऑटो करेक्ट का जो उसके राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है भाई ऑटो करेक्ट, ऑटोमेटिक ये करेक्ट हो जाता है। व्हेन पाकिस्तान कम्स इनटू बीइंग एट दैट टाइम हाउ मेनी प्रोविंसेस, पाकिस्तान के पास उस टाइम 4 प्रोविंसेस थे। शॉर्टकट की फॉर मूविंग कर्सर टू बिगनिंग ऑफ अ लाइन इज, द होम्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। एथिक इज अ सिस्टम ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। टू ऐड क्लिप आर्ट विच मेन्यू जी, तो एम एस वर्ड में हम क्लिप आर्ट ऐड करने के लिए इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू एडिट द चार्ट इन एमएस एक्सेल बाई डबल क्लिक ऑन द चार्ट। हम डबल क्लिक चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम डबल क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। विच इज़ नॉट वैलिड एक्सटेंशन इन एम एस ऑफिस, तो इसमें डॉट डी यू वी इज़ नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड एम एस पावर पॉइंट व्यू। तो स्लाइड व्यू हमारे पास कोई व्यू नहीं होता है एम एस पावर पॉइंट के अंदर। स्लाइड शो इज बेसिकली नॉट अ वैलिड एम एस पावर पॉइंट व्यू। हाउ टू ऐड द मैकेनिकल मैथमेटिकल सिंबल इन एक्सेल, क्योंकि इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम इनको ऐड कर सकते हैं। अलाहाबाद जो सेशन वाज हेल्ड इन 1930 बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। टेक्निकल पार्ट आ चुका है, इसको डिस्कस करते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट द कूलिंग टावर इज यूज टू, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि थर्मल पावर पार्ट जो प्लांट होता है उसमें कूलिंग टावर क्यों क्यों यूज़ करते हैं। फॉर टू कूल द वाटर फॉर कंडेंसर, कंडेंसर के लिए वाटर को कूल करने के लिए जो कूलिंग टावर को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमको जो कंडेंसर का जो वाटर मिल रहा है उसको वो कूल हो सके। तो ऑप्शन इसमें डी का ऑप्शन जो है वो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूनिटी। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जो कंडीशन लैंप होती है उसका पावर जो फैक्टर बी जो होता है वो यूनिटी होता है। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम डिपेंड अपॉन द सिस्टम पैरामीटर ऑन इनिशियल कंडीशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नेचर ऑफ द आउटपुट नेचर ऑफ द इनपुट। तो जो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम पे डिपेंड अपॉन सिस्टम के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू दैट ऑफ द इनपुट वेरिएबल इज नाउन एज अ ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन जो के अंदर हमारे पास पोल्स और जीरो होते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन के जो ऑफ कंट्रोल सिस्टम डिपेंड ऑन द सिस्टम के जो पैरामीटर्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question, a DC motor is running at the rated speed and the rated supply voltage, if the supplied voltage is halved then the speed of motor becomes। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक डीसी शंट मोटर है हमारे पास रनिंग एट द रेटेड स्पीड के ऊपर रन कर रही है, रेटेड सप्लाई वोल्टेज के ऊपर, रेटेड स्पीड और रेटेड सप्लाई वोल्टेज के ऊपर रन कर रही है। अगर इसकी सप्लाई वोल्टेज को हम हाफ कर दें देन द स्पीड ऑफ मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं ये बेसिकली बैक ईएमएफ मोटर का फार्मूला ये है। तो जो हमारे पास वी इज बेसिकली सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर सप्लाई वोल्टेज को हम कम कर देंगे तो मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा करेंगे तो मोटर की स्पीड भी उसके साथ फार्मूले के मुताबिक इंक्रीज हो रही है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है स्लाइटली लेस देन द रेटेड स्पीड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह फॉर ट्रांसफर फंक्शन एच एफ एस इज इक्वल टू पी एफ एस डिवाइडेड बाई क्यू एफ एस, वेर पी एफ एस एंड क्यू एफ एस आर द पोलिनोमियल्स इन विच द जो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर बता डिग्री ऑफ द पी एफ एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द क्यू एफ एस। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। द बक होज रिले इज यूज फॉर द लार्ज प्रोटेक्शन ऑफ द लार्ज इंटरनल फॉल्ट। ये पिछली वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल फॉल्ट इटसेल्फ होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द लार्ज इंटरनल फॉल्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फॉर टाइप 1 सिस्टम अंडर स्टेडी स्टेट विल हैव द पोजीशन एरर व्हेन देयर इज अ रैंप और वेलोसिटी इनपुट। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम देयर इज अ प्रेजेंट जीरो इन द मिरर इमेज फॉर एवरी पोल इन द लेफ्ट प्लेन, द सिस्टम इज कॉल्ड एज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मिनिमम फेज सिस्टम कौन सा होता है। मैं बेसिक सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन ये होती है कि इफ ऑल द पोल्स आर लाइज इन द लेफ्ट प्लेन ऑफ लेफ्ट ऑफ प्लेन ऑफ एस देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। अगर हमारे पास पोल्स और जीरो दोनों लेफ्ट ऑफ प्लेन के अंदर आ जाएं तो उस टाइप के सिस्टम को हम मिनिमम फेज सिस्टम कहते हैं। इफ द बोथ पोल्स एंड जीरोज आर लाइज इन द लेफ्ट ऑफ प्लेन ऑफ एस देन द सिस्टम इज सेड टू द मिनिमम फेज सिस्टम। तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम ये होता है कि हमारे पास जो सारे के सारे पोल लेफ्ट हाफ प्लेन पे होते हैं, तो उनमें से कोई एक पोल जो होता है वो जियो मेगा एक्सिस को क्रॉस करके राइट हाफ पोल की तरफ जाता है, राइट हाफ प्लेन की तरफ चला जाता है। इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहते हैं। ऑल पास सिस्टम में ये होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो राइट हाफ प्लेन के ऊपर होती हैं, जो नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो राइट हाफ प्लेन की तरफ होते हैं। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ऑल पास सिस्टम। इफ द ऑल द पोल्स आर लाइज इन द लेफ्ट हाफ प्लेन एंड द ऑल द जीरोज आर लाइट इन द राइट हाफ प्लेन ऑफ एस देन द सिस्टम इज सेड टू द ऑल पास सिस्टम। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम देयर इज अ प्रेजेंट जीरो इन द मिरर इमेज फॉर अ पोजीशन एवरी पोल जो हमारे पास लेफ्ट हाफ प्लेन पर है। तो देयर इज अ प्रेजेंट जीरो इन द मिरर इमेज फॉर द पोजीशन ऑफ एवरी पोल। तो एक जो जीरो वो जो मेगा एक्सिस के ऊपर है, इसके मुताबिक जो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑल पास सिस्टम। द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रिक्वायर इज इक्वल टू 0.48 इसका आंसर आता है। ये फुल वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा वो ज़्यादा होते हैं। द रिपल फेयर 1.21 इसका आंसर बनता है। जो हाफ रेक्टिफायर में जो रिपल्स होते हैं वो फुल वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा होते हैं। तो ये रेक्टिफायर की वीडियो में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी कंडक्टर बिलोंग टू द विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये फोर्थ ग्रुप इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ एसिम्पटोट इन बोर्डे प्लॉट फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज डैश पर ऑक्टेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी है 12 dB। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट द हार्ड वायर इज मेड ऑफ द जो हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट होती हैं उनके अंदर हम वायर को प्लेटिनियम और इरिडियम से बनाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है वो वोल्ट मीटर इज अ नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होती है बेसिकली एक हमारे पास एवरेज वैल्यू को हमारे एवरेज जो हमारे पास रीडिंग होती है उसको एक टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज जो हमारे पास रीडिंग बनती है उसको डिस्प्ले करती हैं। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हमारा जो बनता है वोल्ट मीटर इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। When the control signal is required to have a power level higher than the capability of linear electronic amplifier, which of the following is preferred। अगर हमारे पास जो कोई भी कंट्रोल सिग्नल है उसका पावर को हमने जो पावर लेवल उसको इंक्रीज करना हो एज कम्पेयर टू द लीनियर एम्पलीफायर, तो हम कौन सी डिवाइस को प्रेफर करेंगे। इसमें जो आंसर बनता है आफ्टर ए एम्पलीडाइन। एम्पलीडाइन इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एम्पलीफायर दैट सप्लाई द लार्ज डीसी करंट। तो इसलिए हम एम्पलीडाइन को इसमें यूज करेंगे। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following control system provide the good performance if offset to be added। offset is to be avoided। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल एक्शन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कोई भी डिवाइस है हमारे पास उसके अंदर इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जितनी भी चीज़ें उसके अंदर लगी हैं उसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है। वोल्टेज गेन हमें दिया 50, तो इनपुट इंपीडेंस हमें 100 दी, आउटपुट इंपीडेंस 200 दी, तो पावर गेन हमने फाइंड करना है। तो इंपीडेंस गेन का जो बेसिकल फार्मूला होता है आउटपुट इंपीडेंस डिवाइडेड बाय इनपुट इंपीडेंस। आउटपुट इंपीडेंस की जो वैल्यू 200 और इनपुट इंपीडेंस की 100 है, तो हमारे पास जो इंपीडेंस गेन आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अगर वोल्टेज गेन का बेसिकल जो फार्मूला होता है बीटा इंटू बीटा इंटू इंपीडेंस गेन, जो अभी हमने फाइंड किया है इधर। तो 50 इज इक्वल टू बीटा इंटू 2, तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 आ जाएगी। तो जो पावर गेन के लिए हमारे पास पावर गेन इज बेसिकली इक्वल टू द बीटा स्केयर इंटू इम्पीडेंस गेन, जो टू निकला है हमारा। तो 25 इंटू 25 का स्केयर कर देंगे इंटू 2, तो हमारे पास इसका जो पावर गेन आ जाएगा 1250 आंसर है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर इज क्लोजली रिजेंबल टू दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
ऑफ थायरोटोन गैस ट्यूब। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर? क्लास एम्पलीफायर की पावर एम्पलीफायर हैं जो उनकी वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, उसमें मैं डिस्कस किया है उन चीज़ों को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द लो डिस्टॉर्शन। विच द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस? एक्टिव डिवाइस बेसिकली वो होती है जिसको हम एक्सटर्नल सोर्स देते हैं ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके। जिसको इलेक्ट्रिक लैम्प, ट्रांसफार्मर, SCR, लाउड स्पीकर। इलेक्ट्रिक लैम्प, ट्रांसफार्मर और लाउड स्पीकर को हम सर्किट में लगा दें तो ये ऑटोमेटिक वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारे पास SCR है इसको हम एक्सटर्नल सोर्स हमें देना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब को लगा दें सप्लाई में, वो किसी न किसी तरह से वो ऑन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर भी इसी तरह से वर्क स्टार्ट कर देगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A tangent galvanometer is an absolute instrument. Option A is a right answer. N type crystal is basically electrical neutral होता है ये N type crystal. Option A is a right answer. क्वेश्चन नंबर 40 है अ डिवाइस दैट विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी जो वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। जो बेसिकली उसके जो उसका जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसको मूव करने के लिए हम बेसिकली DC बैटरीज या फिर डीजल इंजन वगैरह को यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे पास मूव कर सके, ताकि हमारे पास आगे EMF जनरेट हो सके। तो इस क्वेश्चन में मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक जनरेटर, कोई भी मैकेनिकल डिवाइस करके हम उसके आर्मेचर को मूव कराते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टर्नल वोल्टेज ड्रॉप इन सिलिकॉन डायोड इज। जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होता है सिलिकॉन डायोड में 2 to 5 वोल्ट होता है। बाद बुक्स में ये आंसर भी लिखा हुआ है 0.62, लेकिन जो सही आंसर बनता है ऑप्शन ए 2 to 5। इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा है तो इसमें ये ऑपरेटिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा है कितनी पॉइंट पे वो कंडक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रोटेटिंग पार्ट ऑफ DC जनरेटर इज नाउन एज आर्मेचर। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी ये बताया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवरी केमिकल एलिमेंट हैज इट्स यूनिक टाइप ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड एटम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज मेड बाय यूजिंग हॉल्फ इफेक्ट। हॉल्फ इफेक्ट से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द पोटेंशियल बैरियर इन केस ऑफ जर्मेनियम पीएन जंक्शन इज। जर्मेनियम के केस में हमारे पास 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के केस में 0.7। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ऑप्शन बी इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 0.3। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर मेनली कंसिस्ट ऑफ। बेसिकली सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में ज़्यादातर हम सिलिकॉन डायोड को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ सीरियल पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल इज नॉन। तब भी हम सोलर सेल जो होते हैं उनको सीरीज पैरेलल के अंदर जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक फोटोवोल्टिक एरे बन जाता है। तो सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल को हम इनको क्या कहते हैं? बेसिकली फोटोवोल्टिक एरे। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फोटोवोल्टिक एरे। A binary digital system deals the unique quantities or variable which have dash discrete values। तो डिजिटल के अंदर हमारे पास बेसिकली दो लेवल होते हैं 0 और 1। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन 2 डिस्क्रीट वैल्यूज और स्टेट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द थर्मो आयनिक एमिशन। इसमें राइट आंसर बनता है थॉमस एडिसन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन FET द करंट फ्लो अलॉन्ग द सेमीकंडक्टर पाथ इज नाउन एज अ चैनल कहते हैं। जो भी FET जब भी हमारे पास इसकी ऐसी डायग्राम बन जाती है, ये जिस तरफ हमारे पास सोर्स होता है और ये इस तरफ हमारे पास ड्रेन है, ये बेसिकली हमारे पास गेट होता है। जो हमारे पास FSC सोर्स टू ड्रेन जो कैरियर की मूवमेंट होती है तो इस पाथ को हम कहते हैं चैनल कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Eisen's last statement is a law of conservation of energy that conveniently be applied to the circuit involving the induced current। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। If the speed of shunt motor is controlled between the zero and normal speed and the most practical way to achieve the would जब भी हम कोई भी शंट मोटर हो या DC मोड में DC मशीन हो उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगाते हैं विद आर्मेचर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी इज द सीरीज विद आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a charged body moving along a circle with a magnetic field 10 to the power minus 2 टेंसिल and mass of 10 to the power 5। द वेलोसिटी जो उसकी है जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो 1 मीटर पर सेकंड और चार्ज की जो वैल्यू क्यू 10 to the power 7 को व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक। जब भी आप याद रखें, जब आपने याद रखें जब भी कोई भी बॉडी हमारी सर्कल के अंदर मूव करती है तो उसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है ताकि वो मूव कर सके। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ से मिलेगी? तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगी वो सेंट्रीफ्यूली फोर्स को प्रोड्यूस करेगी ताकि वो बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर सके। तो इस क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा जो हमारे पास सेंट्रीपल फीटल फोर्स का जो फार्मूला होता है जब बॉडी मूव करती है FC = M × V² डिवाइडेड बाई R।
जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोड्यूस करेगी ताकि बॉडी मूव कर सके। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी साइन थीटा। तब जो वेलोसिटी हमारे पास जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री बन रही है इसके अंदर। वेलोसिटी और जो उसकी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री में 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास साइन 91 हो जाता है। तो उसमें क्यू वी बी जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स और हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगे, इनको इक्वल करके हम जब इक्वल हो जाएंगी द इक्विवेलेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड सो द इक्वेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हम आर को फाइंड कर लेंगे। तो मैस की वैल्यू 10⁵ हमें दी थी और जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड है और जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हुई थी वो 10⁻⁻² टेंसिल है और चार्ज की वैल्यू थी वो 10.7 कूलम है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है 1 मीटर। तो आप डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द करंट जनरेटेड विद द कंडक्टर मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज। जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करता है उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। टू काइल्स हैविंग इक्वल, दो काइल्स हैं हमारे पास, उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल्स हैं बट डिफरेंट इंडक्ट, जो उनकी इंडक्टेंसेज जो है वो डिफरेंट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज sum of the time constant of individual coils, average of the time constant of individual coils, product of the time constant of the individual coils, the geometric mean of the time constant of the individual coil। तो जब भी हमारे पास दो टाइम कांस्टेंट इंडक्टिव सर्किट में होता है उसका फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो काइल 1 के हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है T1 इज इक्वल टू एल ओवर आर, जो काइल 2 है उसका T2 इज इक्वल टू L2, इधर L2 होगा बेसिकली L2 डिवाइडेड बाई आर। तो इसमें L1 को हम निकाल रहे हैं, L1 इज इक्वल टू T1 इंटू आर, L2 इज इक्वल टू T2 इंटू आर। टोटल टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट जो है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें सेम दी गई है दोनों कॉइल्स की। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई आर प्लस आर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों कॉइल के अंदर सेम है, T1 इंटू आर प्लस T2 इंटू आर। तो इसके मेरे पास क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे आर को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, आर इंटू टा1 प्लस टा2 डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टा1 प्लस टा2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास एवरेज टाइम कांस्टेंट ऑफ दी L1 इन L2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन इज ऑप्शन बी आंसर बनता है, एवरेज ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल कॉइल। जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी इज राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में परमिनेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द परमिनेंस बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन रीजन फॉर कनेक्टिंग अ बस ट्रांसफार्मर एट द आउटपुट ऑफ थायरिस्टर is to provide the electrical isolation, option B is the right answer। One electron is moving in electric field, magnetic field, then it will gain the energy in इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चार्जेस को ऑसिलेट करने के लिए होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्जेस के डिफ्लेक्शन के लिए यूज होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मीटर, तो स्टार्टर को हम इसलिए रखते हैं ताकि हम स्टार्टिंग कार्ड को लिमिट कर सकें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। A photon always propagate in speed the c, but light comes into view to travel a speed diverse from a c in opaque medium। We can explain this effect by, इसको इस क्वेश्चन को आप खुद देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रॉग लेग वाइंडिंग इज सेम हैज कंबाइन लेग वाइंडिंग इन वेव वाइंडिंग एंड सिंगल रोटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी मशीन विदाउट इंटरपोल द टू गेट इम्प्रूव्ड कम्यूटेशन द ब्रशेज ऑफ एंगल मस्ट बी। एक डीसी मशीन है, अगर इंटरपोल के बगैर हम कम्यूटेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ब्रश एंगल बेसिकली जो वराइज विद द लोड के साथ उसे चेंज होना चाहिए, वराइज विद द चेंज इन लोड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन एडी करंट लॉस इन डीसी मशीन, एडी करंट लॉस जो मैग्नेटिक फील्ड इंटू फोर्स इंटू टी स्केयर इंटू वी। तो इसमें जो इस क्वेश्चन में जो वी के बारे में पूछा जाए, ये वॉल्यूम ऑफ द आयरन पॉट है। सेकंड, कैरियर फॉर्म फॉर रिएक्टिव नेटवर्क synthesis is successful for the removal of the pose at the origin, option C is the right answer। The residual magnetism of DC shunt generator can be restored। अब DC shunt generator का हम जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म में कैसे रिस्टोर करते हैं, तो कनेक्टिंग दो शंट फील्ड होता है, उसको जो शंट फील्ड होगी उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके हम दोबारा इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन द फोर्सेज ऑफ साइक्लो देयर डायरेक्शन डिपेंड अपॉन दी। तो लाइन ऑफ फोर्सेज हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में, अगर सर्कुलर फॉर्म के अंदर तो उनकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगी वो होगी, तो इसमें दे डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर जनरली कम्यूलेटिवली, जनरल जो डीसी मोटर होती हैं वो जनरली डिफरेंशियली कंपाउंड होती हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर ऑफ 220 वोल्ट डीसी जनरेटर हैव ब्रशेज जनरली मेड। तो 220 वोल्ट डीसी जनरेटर उसकी ब्रशेज जो होते हैं जो बेसिकली मेड ऑफ इलेक्ट्रोग्राफाइट से बनते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a number of two port networks are connected in cascade, the individual
द इंडिविजुअल मैट्रिक्स आर दिस आर, जी मैं आपको बताता हूँ। द टू पोर्ट नेटवर्क है, बेसिकली हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क है। टू पोर्ट नेटवर्क बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दी वन पेयर ऑफ टर्मिनल हैज अ इनपुट एंड वन पेयर ऑफ द टर्मिनल हैज अ आउटपुट। दो पेयर होते हैं, एक पेयर इनपुट के लिए होता है, दूसरा पेयर जो होता है बेसिकली आउटपुट के लिए होता है। तो पेयर वन है, इसके लिए जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास I1 होगा। जो पेयर टू में जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो बेसिकली वो I2 होगा। जो इसी तरह जो पेयर वन में इनपुट होगी, इनपुट वोल्टेज होगी V1 होगी, V1 होगी। तो पेयर टू में जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो V2 होगी। तो इस तरह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज आइडियल एग्जांपल ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क। ये इनपुट हमारी, ये आउटपुट हम ले रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क से। तो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ नेटवर्क इज डिटरमाइंड बाय द ट्रांसफरिंग द वेरियस नेटवर्क पैरामीटर्स सच एज इंपेडेंस, एडमिटेंस, वोल्टेजेस। तो इसमें जो हमारा Z1 की जो वैल्यू आ जाएगी V1/1, तो हमारे पास ये इंपेडेंस की वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज हैं। तो हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स बन जाती है टू पोर्ट नेटवर्क की, तो ये मैट्रिक्स बन जाती है। इस मैट्रिक्स को चेन मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हमारे से कहा गया कि वो कैस्केडेड में टू पोर्ट नेटवर्क और कनेक्टेड कैस्केड, इसी तरह के जो टू पोर्ट नेटवर्क हैं अगर इनको हम कैस्केड के अंदर कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो आखिर में इस तरह की चेन मैट्रिक्स होंगी उनको हम मल्टीप्लाइड करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चेन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द लेंज लॉ। से हम जो EMF इंड्यूस होता है वो जो बेसिकली जो माइनस साइन आता है वो लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF जो है उसको बताता है। इन एन इंडक्टेंस AC सर्किट द करंट इज लाइक, इंडक्टेंस के अंदर जब भी ऐसे इंडक्टेंस में इंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो द करंट लैग्स द वोल्टेज। कैपेसिटी ससेप्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द सीमेंस। Lighting resistor connecting a line in earth power system to protect the terminal equipment against the traveling surge। Option D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नॉइज, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जो नॉइज कंपोनेंट होता है बेसिकली एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करता है, उसको कम करने के लिए हम FM लिमिटर सर्किट को यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ विच पावर प्लांट इज लीस्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। द इफेक्ट ऑफ आइज डिसिपेशन इन कंडक्टर इंक्रीज द वेट। जब भी कंडक्टर के ऊपर आइज की डिपोजिशन होगी तो उसके बाद कंडक्टर का वेट इंक्रीज हो जाएगा। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक इन हाई स्टेप वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय द लाइटिंग रेजिस्टर एंड ग्राउंड वायर्स। द स्किन इफेक्ट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। द कैपेसिटर स्विचिंग is basically done in a vacuum circuit breaker। Option A is the right answer। The characteristic impedance of a transmission line depend upon the geometrical configuration of the conductor। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बेसिकली हमारे पास सीरीज इंडक्टेंस और सीरीज के और रेजिस्टेंस होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शंट कैपेसिटेंस आर यूजुअली नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ शंट। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर हम शंट कैपेसिटेंस को यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं हम। The superheated steam is always at a temperature higher than the saturation temperature corresponding to the steam pressure। Which of the following are linked by the transmission line। ट्रांसमिशन लाइन में जो बेसिकली हम जनरेटिंग स्टेशन टू द रिसीविंग स्टेशन को हम बेसिकली लिंक्ड होते हैं। जनरेटिंग स्टेशन जो और रिसीविंग स्टेशन आपस में लिंक होते हैं। A load curve is basically load versus time। Option C is the right answer। As compared to the steam at the entry the turbine which of the following is larger at the exit। तब ये compared to the steam entry at turbine which of the following is larger at the exit। इट स्पेसिफिकली जो वॉल्यूम होगा वो लार्जर एट द एग्जिस्ट होगा। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, तो हाई वोल्टेज लाइन ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उनके ऊपर जो सबसे टॉप वाला कंडक्टर होता है उसको हम अर्थ कंडक्टर कहते हैं। तो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन विद 10,000 kVA at 0.8 lagging power factor और स्केयर आर एज द लॉसेज एंड 900 kVA के ऊपर 900 kW के ऊपर जो आई स्केयर और लॉसेज हो रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ मोड जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो बेसिकली 90% होगी। तो इसको आपको सॉल्व कर लें। विच द फॉलोइंग इज डायरेक्टली अफेक्ट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। बेसिकली कंप्रेशन रेशियो जो होती है इंजन की वो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है उसकी एफिशिएंसी को। द इम्पिडेंस वैल्यू ऑफ जनरेटर 0.2 PGU एट 11 kV के ऊपर जो हमारे पास 0.2 है 50 MV है। इसी तरह के 22 kV और 100 MV आ जाए तो हमारे पास इसका आंसर जो होता है ऑप्शन सी था राइट आंसर। तो इसके बाद बुक्स में सी और डी है तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो राइट आंसर रहता है ऑप्शन सी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी ऑफ 44 2 वोल्ट सेल्स आर ईच इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 द वोल्टेज ऑफ ईच इज 1.4 अरे बेसिकली इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जीरोज आर द कम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंक्शन विद रिस्पांस बिकन। जो ट्रांसफर फंक्शन है बेसिकली हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली इज इक्वल टू पोल्स डिवाइडेड बाय जीरो डिवाइडेड बाय पोल होता है। सिस्टम की स्टेबिलिटी हम पोल के बेस के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो जीरोज आर द कम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वेयर द रिस्पांस बिकम इज जीरो, रिस्पांस बिकम जीरो हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
इन स्टेप रिस्पांस ऑफ इनिशियली रिलैक्स सर्किट, अगर हमारे पास एक सर्किट का इनिशियली रिलैक्स सर्किट का स्टेप रिस्पांस हमें गिवन हो, तो हम उसका रैंप रिस्पांस कैसे फाइंड करेंगे? बाई इंटीग्रेटिंग द स्टेप रिस्पांस, उसके जो स्टेप रिस्पांस को इंटीग्रेट कर देंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC circuit is shown in a figure. The resistance of the 30 ohm in a series with a capacitive जो reactance है 40 ohms है, with the supply voltage 50 hertz, 50 volt and 120 hertz is the frequency. The total power, रियल पावर बेसिकली वो पावर होती है जो हमारे पास रेजिस्टेंस के क्रॉस कंज्यूम होती है। तो इस केसेस में हमें जो वो पावर फाइंड करनी है जो रेजिस्टेंस के क्रॉस डिसिपेट होती है। तो इस केस में हमारे पास इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू दी गई है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 40 ओम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम है। तो हमारे पास जो इंपीडेंस का फार्मूला होता है R प्लस एक्स सी का स्केयर, तो 30 प्लस 40 का स्केयर, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 50 ओम। 30 प्लस 40 का स्केयर, यहाँ पर 40 का स्केयर है, 40 का स्केयर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 ओम इंपीडेंस आ जाएगी। तो करंट जो होगा I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड 50 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज है, तो दी हुई है जो Z इज इंपीडेंस, तो 1 एम्पेयर करंट हमारे पास फ्लो करेगा। तो V इज इक्वल टू जो हमारे पास वोल्टेज होगी रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू I इंटू आर, 1 इंटू 30 की है बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ दी रजिस्टर। 30 वोल्ट हमारे पास ये बेसिकली ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप जो हमारे पास रजिस्टर के क्रॉस तो 30 वोल्ट है, तो पावर क्या होगी इसी क्रॉस 30 इंटू 1, ये हमारे पास 30 वाट आ जाएगी। तो रियल पावर हमें जो होती है बेसिकली रजिस्टर के क्रॉस जो पावर कंज्यूम होती है वो हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 30 वाट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क इज मिनिमम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास राइट आंसर आता है और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली इफ द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ स्केयर इज इंक्रीज बाय 20%, अदर साइड इज डिक्रीज बाय 20%, द एरिया विल बी डिक्रीज बाय 4%। ये मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो अ बॉय कंटेन अ 7 बॉल विद 14 रेड बॉल, द वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम अ बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू बॉल इज। तो इसका जो राइट आंसर में ऑप्शन सी इज 1/3 आर। तो ये क्वेश्चन ये आपने खुद सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। बाकी हमारी इतनी वीडियो थी। काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच।